वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे विभव मापी की, जिसके अंतर्गत हमने विभव मापी का जो पहला अनुप्रयोग था उसको हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने दो दिए गए सेलों के विभवों की तुलना का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज अपने सेकंड अनुप्रयोग की बात करेंगे कि विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कैसे किया जाएगा, उसकी अपने बात करनी है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है। तो आप लोगों ने लेसन नंबर 5 में एक समीकरण देखी थी कि जो सेल की टर्मिनल वोल्टता है और सेल का जो वीवा बल है, उन दोनों राशियों में एक पर्टिकुलर रिलेशन था, और वो रिलेशन ये था कि टर्मिनल वोल्टता V इज इक्वल E माइनस आई आर, जहाँ पे V टर्मिनल वोल्टता, E सेल का वीवा बल, I सेल से प्रवाहित धारा और R सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अपने आज यही आंतरिक प्रतिरोध यानी कि R का मान हमें ज्ञात करना है। तो R का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ इस सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले यदि आप यहाँ से R का मान ज्ञात करना चाहते हो तो पक्षांतरण वगैरह कर लोगे। पक्षांतरण करने पर हमें वैल्यू मिलेगी E माइनस वी बटे आई। ये अपने पास एक आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला की सहायता से आप आंतरिक प्रतिरोध सेल का ज्ञात कर पाओगे। यहाँ पे कैपिटल ई सेल का विभव बल हमें पता होना चाहिए, सेल की टर्मिनल वोल्टता हमें पता होनी चाहिए, और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी हमें पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अपने सामने मेन समस्या ये होगी कि अपने पास एक ही सेल होगा, उस सेल की हमें टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात करनी है और उसका विभव बल भी ज्ञात करना है। अब ये विभव बल एक्चुअल में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, जिसको आप भली भांति जानते हो कि अपने पास कोई भी सेल है, यदि आप उसको खुले परिपथ में लगाते हो यानी कि उस सेल से कोई भी करंट नहीं लेते हो, तो सेल के सिरों पे जो भी विभवांतर होता है वो उसका विभव बल होता है। इसी प्रकार यदि सेल से आपने करंट ले लिया तो सेल के सिरों पे जो भी विभवांतर होगा वो उसकी टर्मिनल वोल्टता बन जाएगा। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला काम आएगा, जिसके लिए हमें ई और वी सबसे पहले ज्ञात करना होगा विभव मापी की परिपथ की सहायता से। फिर ये फॉर्मूला यूज में लेकर के आप आसानी से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर पाओगे। तो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की। कुल मिलाकर के यूं कह लो, विद्युत परिपथ कैसा होगा। विद्युत परिपथ अपने किसका देखना है, विभव मापी का। तो विभव मापी का जो विद्युत परिपथ होता है उसमें दो परिपथ होंगे, एक तो प्राथमिक होगा और एक द्वितीयक होगा। प्राथमिक परिपथ प्रत्येक कंडीशन में सेम रहता है। तो अपने पास ये एक विभव मापी तार हो गया, जिसका अपने नाम देंगे ए बी। ये तार मोस्टली सुविधा के लिए 10 मीटर लंबा रखा है। विभव मापी के तार को अधिक लंबा क्यों रखा जाता है, ताकि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पे एक लगा होता है सेल या यूं कह लो बैटरी, जिसका विभव बल आप ईपी मान लोगे। यहाँ पे लगा दिया आपने एक कुंजी के, और यहाँ लगा दिया आपने धारा नियंत्रक का RH। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। ये तो हो गया जी विभव मापी का प्राथमिक परिपथ। अब हमें द्वितीयक परिपथ बनाना है, और द्वितीयक परिपथ में उस सेल को लगाना है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ हमने लगा दिया जी एक सेल, जिसका विभव बल आप कैपिटल E मान लो, और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको आप स्मॉल r मान लोगे, और यहाँ लगा दिया हमने कैपिटल G। जैसा कि हम पीछे ऐसा करते आए हैं, बोलते आए हैं, गैल्वेनोमीटर से संबंध होगा सेल का, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा है वो जो कि J से अटैच होगा। ठीक है जी। अभी ये परिपथ पूरा बना नहीं है, ध्यान रखना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक ही किनारे पे संयोजित होने चाहिए। अब आप क्या करोगे कि इस सेल के समांतर क्रम में एक व्यवस्था और बनेगी, कुछ ऐसे। यहाँ पे ज्ञात प्रतिरोध के लिए RB लगा होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको आप कहते हो, जिसका उपयोग किस लिए होता है, ज्ञात प्रतिरोध के लिए। और यहाँ उसके साथ में एक लगी होती है कुंजी K1 नाम दे देंगे, क्योंकि एक कुंजी ऊपर और लगी हुई थी, और इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाएगा। ये कंप्लीट अपने पास परिपथ बन के आया है। किसके लिए, विभव मापी का विद्युत परिपथ है, जब हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है।
तो यहाँ इस सर्किट में कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हो कि 3 परिपथ बने हुए हैं, प्राथमिक, ये द्वितीयक, और एक द्वितीयक का ही एक छोटा भाग यानी कि एक परिपथ और सब सर्किट जिसको अपने कह सकते हैं, छोटा सर्किट एक और बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमें 3 सर्किट नजर आ रहे हैं। अब इस डायग्राम की सहायता से, इस विद्युत परिपथ की सहायता से आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले आपको ये जो सेल लगा हुआ है इसका विभव बल ज्ञात करना है, उसके पश्चात इसी सेल का आपको टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सेल का विभव बल। उसके लिए आप क्या करोगे? ये जो कुंजी K है इसको यहाँ से हटा दो। हटाने का पर्पज़ क्या हो गया कि इस सेल में करंट फ्लो नहीं होगा। एक्चुअल में जब यहाँ पे कुंजी K लगा हुआ था तो ये जो सेल है ना E, जिसका विभव बल है, इस सेल से 2 सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था। एक तो इस सर्किट में प्लस से बाहर की ओर करंट फ्लो कुछ इस प्रकार से, और दूसरा ये सर्किट था, परिपथ था, जिसमें भी करंट फ्लो इस प्रकार से हो रहा था। अभी हमने इस द्वितीयक परिपथ का, इस सब परिपथ का, सर्किट का हमने कुंजी K हटा दिया है। तो अब ये परिपथ पूर्ण नहीं हुआ, तो इस सेल की सहायता से केवल एक ही परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है। अब होगा क्या? कुल मिलाकर के यूँ समझ लो कि ये नीचे वाला परिपथ है ही नहीं। यूँ आप मान सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि परिपथ तो पूरा है ही नहीं। ठीक है जी, तो एक बार अपने इस परिपथ की बात करेंगे। परिपथ सही है अथवा गलत है, जो कि जे को मैंने यहाँ टच करवाया, गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो इस तरफ आना चाहिए। फिर मैं जो कि जे को यहाँ से हटा करके यहाँ लगाऊंगा तो विक्षेप उल्टा आ जाना चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, जो कि जे को बारी बारी से इस प्रकार से टच करवाते जाएंगे और उस स्थान पे रोक लेंगे जहाँ विक्षेप है वो 0 के ऊपर इंगित होता हो, 0 पे इंडिकेट करता हो, वहाँ पे अपने गैल्वेनोमीटर को रोक लेंगे। तो सपोज दैट कि जब अपने जो कि जे को रोक लेंगे, तो सपोज दैट कि हमने जब जो कि जे को C पॉइंट पे रखा, उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो 0 आ गया। मतलब इस द्वितीयक परिपथ में जो धारा है IG, जिसको हम कह सकते हैं, उसका मान 0 एम्पियर है। तो ये विभव मापी की संतुलन की अवस्था आ चुकी है। यहाँ पे A से लेके C तक जो भी तार की लंबाई होगी वो विभव मापी की संतुलित लंबाई होगी। विभव मापी तार का विभवांतर हम जानते हैं कितना होता है, x × L से निकलता है। L यहाँ पे संतुलित लंबाई होनी चाहिए। तो A से लेके C तक जो भी तार का विभवांतर होगा जिसकी संतुलित लंबाई L1 है, तो उसका विभवांतर बन कितना जाएगा, x × L1 बन जाएगा। ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, तो आप जो भी अपना टॉपिक है विभव मापी का सिद्धांत, उस सिद्धांत को एक बार वापस से पढ़िएगा, उसकी व्याख्या को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि विभव मापी का जो तार है, जो कि मैग्नन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है, उस तार के लिए विभवांतर आप कैसे ज्ञात करते हो। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप श्योर मान के चलो ये 6-7 क्वेश्चन है वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं ये आपको पता है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास AC तार है, उस तार AC का विभवांतर कितना, x × L1। किरचॉफ का द्वितीयक नियम क्या कहता है कि ये एक सर्किट है, इस परिपथ में सेल की वोल्टता बराबर सामने लगी युक्तियों की वोल्टता। अब युक्तियाँ यहाँ पे कौन सी लगी हुई है भाई, यहाँ पे एक प्रतिरोध तार लगा हुआ है, इसके अलावा कोई भी युक्ति नहीं है। तार कौन सा है, L1 लंबाई का AC संतुलित तार है। तो इस तार का विभवांतर बराबर किसका होगा, इस सेल का विभवांतर। ये किसके नियम की सहायता से होगा, किरचॉफ नियम की सहायता से। किरचॉफ नियम, किरचॉफ का यूँ कह सकते हो द्वितीयक नियम, किरचॉफ के द्वितीयक नियम से क्या कहोगे, जो सेल का विभव बल है कैपिटल E, वो किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। और यहाँ पे AC का मान है वो x L1 है। तो कुल मिलाकर के यूँ मान सकते हो कि सेल का जो विभव बल है ना वो x × L1 है। हमने विभव बल को ज्ञात कर दिया। अब अपने ज्ञात क्या करना है, इसी सेल की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है। टर्मिनल वोल्टता के लिए आप क्या करोगे, टर्मिनल वोल्टता के लिए आप इस सर्किट को वापस से प्रभावी कर दो, यानी कि यहाँ पे कुंजी K लगा दो।
ये जो आपको रेजिस्टेंस बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें से कोई पर्टिकुलर एक प्रतिरोध निकाल लो। मैंने R ओम का प्रतिरोध निकाल दिया। R का मान 1 ओम, 2 ओम, 15, 50, 100 कितना भी हो सकता है, हालांकि 1-2 कम ओम ही हमें निकालना चाहिए। तो मान लो हमने R ओम इसमें प्रभावी कर दिया RB के अंदर से। अब क्या होगा, इस सेल की सहायता से 2 परिपथ में करंट फ्लो होगा। कितने परिपथ में? 2 परिपथ में। तो हम वापस क्या करेंगे, जो कि जे को लेफ्ट राइट मूव करवाएंगे इस प्रकार से, ओके, और संतुलन की अवस्था वापस प्राप्त करेंगे। मान लो जब हमने जो कि जे को यहाँ टच करवाया पॉइंट डी पर, उस केस में गैल्वेनोमीटर से धारा का मान 0 आया, तो ए से लेके डी तक जो भी संतुलित लंबाई होगी वो कितनी होगी? L2 होगी। यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि अब जो संतुलित लंबाई हमें प्राप्त होती है वो पहले वाले की तुलना में अधिक है या कम है, वो हमें देखना होगा। ओके, तो आप कैसे करोगे, ज़रा गौर से सुनना बात को। पहले ये जो सेल था, इस सेल से इस नीचे वाले परिपथ में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, और ऊपर वाले में भी हमने संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली थी, तो इस परिपथ में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो मतलब ये सेल खुले परिपथ में आ गया था, इस सेल की सहायता से दोनों ही परिपथ में करंट फ्लो नहीं हो रहा था। मतलब उस समय सेल की जो वोल्टता है वो क्या कहलाएगी? सेल का विवा बल कहलाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, हमने संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली, ऊपर वाले परिपथ में करंट फ्लो 0 है, लेकिन नीचे वाले परिपथ में करंट फ्लो अभी भी हो रहा है, क्योंकि नीचे वाला परिपथ है वो प्रभावी है, पूरा परिपथ बना हुआ है, तो इस सेल से इस नीचे वाले परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर सेल है वो बंद परिपथ में आ गया। कौन से परिपथ में आ गया? बंद परिपथ में आ गया। तो मतलब ये हो गया कि इस सेल से इस परिपथ में करंट फ्लो करवाया जा रहा है, तो सेल की जो वोल्टता होगी, सेल का जो विभवांतर होगा, वो सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी। कौन सी वोल्टता होगी? सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी, और टर्मिनल वोल्टता का मान हमेशा विवा बल से कम होता है। तो अब अपने जो संतुलन की अवस्था में सेल की जो वोल्टता या विभवांतर है ना, वो पहले वाले की तुलना में कम है। पहले वाले तुलना में वोल्टता यदि सेल की कम हो गई तो सामने वाली युक्ति की वोल्टता भी कम होगी, और वोल्टता कम होने के लिए जरूरी हो जाता है कि उसकी तार की संतुलित लंबाई भी कम हो। अतः जब इस सेल की वोल्टता कम हो जाती है तो सामने वाले तार की संतुलित लंबाई भी कम हो जाती है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि L1 का मान ज़्यादा है और L2 का मान कम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने संतुलित लंबाई प्राप्त कर ली है L2, तो यहाँ पे A से लेके D तार का जो विभवांतर है वो कितना होगा? चित्रानुसार VAD तार का विभवांतर कितना होगा? X इंटू L2, क्योंकि यहाँ पे संतुलित लंबाई कितनी है? L2 है। अब क्या होगा? किरचॉफ का द्वितीयक नियम प्रभावी कर लो। किरचॉफ नियम से क्या हो जाता है? किरचॉफ का नियम, संतुलित तार का विभवांतर बराबर क्या होगा? सेल का विभवांतर। लेकिन सेल अब बंद परिपथ में है, क्योंकि द्वितीयक परिपथ में करंट फ्लो करवाया जा रहा है। उस केस में सेल के सिरों पे जो विभवांतर होगा वो सेल की टर्मिनल वोल्टता यानी कि कैपिटल V होगा। तो अब क्या होगा कि इस तार का जो भी विभवांतर होगा वो सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर बनेगा। मतलब ये हो गया सेल की टर्मिनल वोल्टता V है, तो इसका मान VAD के बराबर होगा, और VAD का मान X इंटू L2 हो जाएगा। तो ये सेल की हमने टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कर ली है। अब आप आसानी से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर पाओगे। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इज इक्वल, सूत्र क्या था भाई? E माइनस V बटे I, ऐसा कुछ था। इस व्यवस्था से हमने E भी ज्ञात कर लिया, V भी ज्ञात कर लिया, लेकिन बच गया परिपथ में I। तो I कैसे ज्ञात करोगे? I ज्ञात करने के लिए आप ओम का नियम काम में ले लो। I बराबर V बटे R होता है। परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में सेल की वोल्टता, यानी कि इस परिपथ की वोल्टता एक ही बात होगी, और परिपथ में प्रतिरोध, तो उनकी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका प्रतिरोध तो हमने R निकाला,
वोल्टता उतनी होगी जितनी इसी सेल की वोल्टता होगी, और जब इसमें परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है तो सेल की वोल्टता है वो टर्मिनल वोल्टता V बन गया है। तो I के स्थान पे आप V/R पुट कर दोगे, V/R। अब क्या हो जाएगा ये वैल्यू, अब ये इतना बन जाएगा, E का मान पुट करो, XL1, V का मान पुट करो, XL2/V दोबारा XL2 इंटू हो जाएगा R, तो R इज इक्वल बनेगा, X कॉमन आएगा, X से कैंसिल, तो बच्चों बचेगा L1 माइनस L2/L2 और इंटू क्या आ जाएगा, कैपिटल R। यह समीकरण नंबर 5 आ चुकी है जो कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, L2 का मान है वो हमेशा कम रहना चाहिए किससे, L1 से। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये वैल्यू फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू मानते हो बस ध्यान ये रखना है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है उस केस में संतुलित लंबाई L1 होती है, बंद परिपथ में होता है उस केस में संतुलित लंबाई L2 होती है, और R यहाँ पे इस परिपथ को हमने जो भी प्रतिरोध प्रभावी दिया था वो प्रतिरोध यहाँ पे कैपिटल R हो चुका है। ओके, तो ये था अपने पास विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का डेरिवेशन, जिसका फॉर्मूला स्मॉल r इज इक्वल L1 माइनस L2/L2 इंटू R निकल के आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।